गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आज का टॉपिक जैसे कल हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल किया था, वैसे ही आज हमारे पास है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो बेसिकली शॉर्ट में इस पोस्ट को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बच्चों बोलते हैं CAG। CAG क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CAG। जैसे कल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हम लोग AGI यूज कर रहे थे, वैसे ही we use CAG for comptroller and auditor general of India। ठीक है बच्चों, चलो बिल्कुल अकाउंट्स चेक करता है, बिल्कुल अकाउंट्स चेक करता है। ठीक है, नंदा और जितने भी बच्चे पीडीएफ्स के लिए बोल रहे हैं, बच्चों पीडीएफ्स भेज दी जा चुकी हैं। कई सारे मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे 3-4, उन सारे सब्जेक्ट्स की कुछ कुछ पीडीएफ छूटी हुई थी, तो वो बंदा एक एक करके अपलोड कर रहा है। एक आध दिन का थोड़ा सब्र रखो, सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। बार बार पीडीएफ्स के लिए मत बोलो, क्योंकि हमें भी पीडीएफ्स की इंपॉर्टेंस मालूम है, डोंट वरी। तो वो बंदा अपलोड कर देगा, उसके पास सारी पीडीएफ्स पहुंच चुकी हैं। जैसे उसे टाइम मिल रहा है वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, डोंट वरी। चलो भाई ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो अब इस टॉपिक में बेसिकली 9 to 10 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, और वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। एक थोड़ा सा बेसिकली 9 क्वेश्चंस थे, एक मैंने ऐड किया है क्योंकि हाल ही में हमारे नए सीएजी बने हैं। 15th सीएजी बने हैं 21 नवंबर को। 21 नवंबर को हमारे नए सीएजी अपॉइंट हुए, 15th सीएजी। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो जो लोग भी डायरेक्टली एटीएम में जुड़े हुए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, उम्मीद करता हूं कि उन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखी होगी, तभी जुड़े हैं। अगर थ्योरी अच्छे से नहीं कर रखी तो बेटा एटीएम का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यू नीड टू कवर थ्योरी फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा थ्योरी पहले करो और उसके साथ साथ या उसके बाद एटीएम लगाओ, ताकि एटीएम लगाने का कोई सेंस बने। अगर थ्योरी में जरा भी शक है कि सर पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ रखी, एक आधा सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो ये जो बैच है ये आपके लिए है, आपकी जीके को जबरदस्त बनाने के लिए है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बैच से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ऑडिट द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करने की शक्ति है? ऑडिट करने का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। और क्या जांच करना? जांच करना है कि केंद्र सरकार के पास या 28 राज्य सरकारों के पास या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटीज के पास, इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना ये खर्च कर रहे हैं, इन सब की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी अंडर आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 में किसको दी गई है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सीएजी, ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक ही यही है तो फिर है ना भाई, सीएजी। तो सीएजी को ये पावर मिली हुई है बच्चों, सीएजी को ये पावर मिली हुई है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रशासक हैं, उनके पास जितना पैसा जनता के पास से आ रहा है और जितना फिर वो जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब चेक करने की जिम्मेदारी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है। मैं आप सबको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा सभी लोग। जैसे हम लोगों ने कल एजीआई के बारे में पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चन सब सारे के सारे फटाफट हो जाएंगे, है ना भाई। चलो देखो ध्यान से। तो हमारे जो पद है उसका नाम है CAG।
कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी। अब सीएजी का जो पद है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, सीएजी का जो पद है हमारे संविधान में 148 से लेके 151 आर्टिकल तक है। तो सभी याद रखेंगे कि 148 से शुरू होता है सीएजी का पद और 151 तक है, ठीक है। 148, 149, 150, 151, 148, 49, 150 एंड 151। तो इन 4 आर्टिकल्स में सीएजी का पद है, शुरुआत 148 से होती है। दूसरी बात, जो हमारे सीएजी है, सीएजी का काम क्या है, ध्यान से सुनना बेटा सभी लोग, सीएजी का काम क्या है, सीएजी का मेन काम, ध्यान से सुनना, सीएजी हेड है, सीएजी क्या है, ये हेड है, मुखिया है एक डिपार्टमेंट के, किसके, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। भारत सरकार का जो ये डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसके हेड है सीएजी। और इनका काम क्या है, इस हेड के मतलब इस पोस्ट पर रहते हुए, इस डिपार्टमेंट के हेड बने हुए इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है, इनका कार्य यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कहां पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहां पर बच्चों, भाई भारत सरकार के पास सारा पैसा जो जनता से आ रहा है टैक्स के फॉर्म में किसी भी तरीके से, वो इसी फंड में तो जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी फंड में तो जाता है सारा का सारा पैसा। और वही राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। हर राज्य का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि हर राज्य के पास अपना एक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड। तो राज्य से जो भी पैसा आता है वो सारा इसी में आता है इनका, और केंद्र सरकार के पास जो भी पूरे देश से पैसा आ रहा है, जनता से पैसा आ रहा है, वो यहां पे आता है। यानी कुछ टैक्स राज्य सरकारें वसूलती हैं, उनका पैसा राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आता है। कुछ टैक्सेस केंद्र सरकार वसूलती है हमसे, वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है। तो केंद्र सरकार का तो जितना भी पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार को जनता की तरफ से, वो यहां जा रहा है, और राज्य सरकारों के पास अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स हैं, उनका पैसा यहां जा रहा है, और यहीं से फिर खर्च भी करते हैं जनता के ऊपर, यहीं से फिर खर्च भी करते हैं जनता के ऊपर। तो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकाल रही है सरकार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितना पैसा निकाल रही है राज्य सरकारें, कितना इनमें आ रहा है, इन सब की जांच करना, इनकी जांच करना, इनको ऑडिट करने का काम है हमारे सीएजी का। ठीक है, तो याद रखो फंक्शन क्या है, केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को और राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑडिट करना। और अब तुम बोलोगे सर हिंदी में बता दो, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की संचित निधि। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, संचित निधि, भारत की संचित निधि। और ये राज्य की संचित निधि, हर राज्य के पास अपनी संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि। क्लियर बच्चों, तो ये इनका काम है। उसके बाद मैं बताता हूं जो हमारे फर्स्ट सीएजी थे, हमारे जो फर्स्ट सीएजी थे, फर्स्ट सीएजी कौन थे, इस पद पर बैठने वाला पहला इंसान कौन था। तो फर्स्ट सीएजी थे वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव।
ठीक है, ये फर्स्ट सीएजी थे, 1948 से 1954 तक इस पद पर थे। ठीक है, वी नरहरि राव पहले सीएजी हमारे देश के थे, वी नरहरि राव 1948 से 1954 तक। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। उसके बाद देखो ध्यान से, अभी जो करंट में है वो है 15th सीएजी। अभी जो करंट सीएजी है, जो करंट सीएजी है बच्चों ध्यान से देखो, करंट सीएजी है 15th सीएजी और उनका नाम है, नया बंदा, अभी अभी बंदा नहीं बोलूंगा, बड़ी पोस्ट है नए व्यक्ति नए नए इस पोस्ट पर आए हैं, 15th सीएजी है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति ये बने हैं हमारे नए सीएजी, के संजय मूर्ति 1989 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है, RET लिख देते हैं ब्रैकेट में, रिटायर्ड। तो 1989 बैच के आईएएस अफसर है, रिटायर्ड, के संजय मूर्ति, और ये हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अपनी सेवा दी है। हिमाचल प्रदेश काडर के थे, ये हिमाचल प्रदेश काडर के थे, हिमाचल प्रदेश मिला था इन्हें काम करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश काडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर 15th सीएजी बने हमारे के संजय मूर्ति। बाकी अब देखो ध्यान से, सीएजी क्योंकि एक संवैधानिक पद है, मुझे सभी लोग रिस्पॉन्ड करके बताएंगे कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि कोई भी संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति के पद से छोटा है। और मुझे अब ये बताओ कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन पर नियुक्ति कौन करता है बताओ। कल भी मैंने पूछा था, आज भी तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई। प्रेसिडेंट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिख लेते हैं कि सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं भैया, अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। और क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते होंगे, उनको क्या मालूम भाई, राष्ट्रपति को क्या मालूम कि कौन व्यक्ति अपने पूरे सर्विस काल में, सेवा काल में कैसा रहा है, ईमानदार रहा है, बेईमान रहा है, तो वो कैसे नियुक्त कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मुझे बताओ, अगर प्रेसिडेंट नियुक्त करते भी हैं, अपॉइंट करते भी हैं, तो अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन से तो नहीं करते, किसके डिस्क्रिशन से करते होंगे। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया सुब्रत, ठीक है, शाबाश बबीता। यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर, यूनियन कैबिनेट की सिफारिश पर। और यूनियन कैबिनेट का मतलब है प्रधानमंत्री और उनके बड़े मंत्रालय को संभाल रहे मंत्रीगण। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति यूनियन कैबिनेट की सिफारिश पर, यूनियन कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अपॉइंटमेंट हो गया। अच्छा, एलिजिबिलिटी, भाई कौन बन सकता है सीएजी, कौन योग्य है, ये तो पता करना पड़ेगा। जैसे कल एजीआई का पता किया था हम लोगों ने, तो कौन बन सकता है सीएजी। चलो भैया फटाफट से देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है सीएजी बनने की। क्योंकि देखो, एक बार हमने यहां पर सब समझ लिया तो फिर क्वेश्चन खटाखट बनेंगे, ठीक है, फिर वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, मैं आप सबको बता देना चाहूंगा। योग्यता यह है कि एक तो आपको प्रशासनिक अनुभव हो, प्रशासन को संभालने का अनुभव हो, तो वो तो आईएएस अफसर को ही होता है। और साथ ही साथ फिर आपको भारत सरकार के जो अकाउंट्स हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या राज्य सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड है, इन सब की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। यानी एक तो आपका लंबा प्रशासनिक कार्यकाल रहा हो, और साथ ही साथ आपने थोड़ा बहुत फाइनेंस में, यानी ये जो अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह, इसमें भी काम किया हो। यानी आप एक ऐसे आईएएस अफसर हो जिन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला हो जब अपनी सर्विस कर रहे थे। तो बेटा याद रखो, यहां पे ये योग्यता क्या होगी, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा व्यक्ति जिसका लंबा प्रशासनिक कार्यकाल हो, जिसका लंबा प्रशासनिक अनुभव हो या कार्यकाल हो, ठीक है, तथा यानी अकाउंट्स की नॉलेज हो, तथा अकाउंट्स की नॉलेज हो या अकाउंट्स का ज्ञान हो, है ना। अपना हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है ताकि समझ में आए सबको। तो एक तो ऐसा व्यक्ति जिसका लंबा प्रशासनिक अनुभव हो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, खातों की नॉलेज होगी। अब अबे तुमको ये नहीं मालूम भारत सरकार के कौन से खाते हैं, तुम क्या चेक करोगे भाई, है ना। देन यू मस्ट हैव दैट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, तभी तो आप संभाल पाओगे। चलो, एलिजिबिलिटी हो गई, नियुक्ति हो गई, फंक्शन देख लिया, फर्स्ट सीएजी देख लिए, करंट सीएजी देख लिए। अब बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है इनका, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। कार्यकाल, सीएजी का टेन्योर, सीएजी का टेन्योर, कार्यकाल। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से सवाल बने हुए हैं। कार्यकाल जो है, देखो, या तो 65 साल की एज, 65 इयर्स की एज, या 6 साल की सर्विस, या 6 इयर्स की सेवा। 65 साल की एज या 6 इयर्स की सर्विस, दोनों में से जो पहले हो जाए रिटायर हो जाएंगे भाई। यानी अब मान लो कोई इंसान 61 की एज में बना है सीएजी, तो भाई उसके तो 6 साल पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसको तो बोला हुआ है कि आप जैसे 65 के हो जाओगे आप रिटायर हो जाओगे। तो जो 61 की उम्र में बना है उसके लिए टेन्योर क्या होगा, 65 साल की एज। और जो मान लो 58 की एज में बना है उसकी 65 इयर्स की एज बाद में होगी, पहले उसके 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो याद रखना बेटा, तो ऐसा व्यक्ति जो सीएजी बना है वो रिटायर कब होगा, उसका टेन्योर कितना है, या तो 65 साल की एज तक या फिर 6 साल की सर्विस, दोनों में से जो पहले हो जाए वो रिटायर हो जाएंगे वहां पे। तो ये टेन्योर हो गया, ठीक है। बाकी अगर सैलरी की बात करो तो 2.5 लाख रुपए भाई, 2.5 लाख रुपए सैलरी है, 2,50,000 रुपीज सैलरी है। खैर सैलरी पूछी नहीं जाती तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। और रेजिग्नेशन, मुझे एक बात बताओ, अगर इनको नियुक्त प्रेसिडेंट ने किया है तो इनको अगर इस्तीफा देना है, रिजाइन करना है, तो किसके नाम देंगे बताओ। रेजिग्नेशन किसके नाम जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। नमस्ते जगदीश बेटा, नमस्ते। रेजिग्नेशन किसके नाम जाएगा, जल्दी बताओ सभी लोग। प्रेसिडेंट के नाम, जब नियुक्त वही कर रहे हैं तो इस्तीफा भी तो उन्हीं के नाम जाएगा, है ना। स्टैटिक जी के 11वां और 12वां नहीं आया है, पीडीएफ दे दिए बेटा, पीडीएफ दे दिए हैं। वो बंदा नया है, उसके सारे सब्जेक्ट से जो तुम्हारी पीडीएफ छूटी है सारी पहुंची है उसके पास। एक आध दिन का टाइम लगेगा पर ऑटोमेटिकली सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन ना लो। हम सारे टीचर्स ने वो पीडीएफ वहां पे पहुंचा दी उसके पास, वो डाल देगा, डोंट वरी। एक आध दिन वेट करो और उसके बाद ना आए तो फिर बताना, तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है। चलो, तो याद रखना बेटा, प्रेसिडेंट, तो रेजिग्नेशन जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। लिख लेते हैं कहीं पर, है ना भैया, लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, रेड कलर से ही लिख लेते हैं, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, रेजिग्नेशन इस्तीफा टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम, टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट। बाकी एक पॉइंट और करते हैं, रिमूवल, इनको निकाला जाना, रिमूवल। भाई एक तो ये खुद से छोड़ रहे हैं नौकरी, मतलब एक तो खुद से छोड़ रहे हैं पद, रिजाइन कर दिया, एक ये अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका और है पद छोड़ने का, उसमें इनकी मर्जी नहीं चलेगी, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे इनके पद से, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, याद रखो, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। पर यार प्रेसिडेंट को क्या ही खुन्नस होगी इनसे, प्रेसिडेंट को क्या ही मतलब इनसे ज्यादा। तो प्रेसिडेंट रिमूव तो करेंगे क्योंकि अपॉइंट भी किया था, रिमूव भी करेंगे, पर किसकी रिकमेंडेशन पर, यहां होगा पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट नहीं, पार्लियामेंट। यहां क्या होगा बच्चों, पार्लियामेंट।
बिल्कुल बबीता, बिल्कुल। करंट अफेयर्स की लिंक्स और उनकी पीडीएफ भी उस बंदे को दे दी गई है। करंट अफेयर्स का एक अलग फोल्डर बनके चारों करंट अफेयर्स के सेक्शन वहां पे डल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां कैबिनेट नहीं चलेगा, यहां पे पार्लियामेंट की सिफारिश चलेगी। तो रिमूवल बाय प्रेसिडेंट संसद की सिफारिश पर, पार्लियामेंट की सिफारिश पर। यहां संसद है, यूनियन कैबिनेट नहीं, संसद, संसद की सिफारिश। अब तुम सब जानते हो संसद की सिफारिश मतलब संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है ना भाई, और सरकार वाले लोग और अपोजिशन वाले वो भी हैं सारे के सारे। तो संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 विशेष बहुमत जो होता है, 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से निकाला जाएगा इनको, 2/3 बहुमत से। तो संसद की सिफारिश पर 2/3 बहुमत से। और किस कंडीशन में, कंडीशंस क्या है निकाले जाने की, कंडीशंस क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके बेसिस में इनको निकाला जाएगा। कंडीशंस ये है, पहली कंडीशन, अगर ये मिसबिहेव करते हैं, अगर ये मिसबिहेव करते हैं, अगर ये मिसबिहेव करते हैं, मिसबिहेव का मतलब है यहां पर ये नहीं कि किसी से बदतमीजी, अगर सीएजी किसी घोटाले में पाए जाते हैं, पता चला किसी राज्य सरकार की रिपोर्ट बना रहे हैं, उस राज्य सरकार ने सीएजी को घूस ऑफर कर दी कि आप ऐसा रखो, ये 25 करोड़ रुपए रखो और हमारा ये जो गड़बड़ हुई इसे छुपा लो। अब मान लो सीएजी ऐसी घूस ले ले और सीएजी के बारे में पता चल जाए, मतलब इन्होंने मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है, तो इनको निकाला जाएगा इसके बेसिस पे। एक तो मिसबिहेव, एक तो ये कंडीशन है, या फिर और लगा के देखते हैं, और इनकेपेबिलिटी, यानी अपने काम को करने में सक्षम नहीं है, यानी इनको एक काम दिया है कि भैया ऑडिट करना है और ऑडिट ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप इनकेपेबल हो, आप अक्षम हो, इधर आप मिसबिहेव कर रहे हो, इधर आप अक्षम हो, यहां घोटाला कर रहे हो, यहां पे काम ही नहीं हो रहा है। तो भैया इन दोनों में से किसी भी कंडीशन पे संसद जो है इनको निकालने की कोशिश करेगी, और अगर संसद में दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से रेजोल्यूशन पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, तो प्रेसिडेंट इनको निकाल देंगे। मुझे बताओ ये सारा का सारा कंटेंट एक ही स्लाइड में सबको समझ में आया कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बबीता, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं वही सेम तरीका है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिवाइज किया है बच्ची ने तभी उसको पता है, शाबाश। चलो अब ऐसा करते हैं, पूरा क्लियर हो ही गया तुमको, अब ऐसा करते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम वैसे भी कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन करो। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेम क्वेश्चन, अब क्योंकि क्वेश्चन जितने भी आए मैं उठा के ले आया, चाहे वो 1-2 बार रिपीट ही क्यों ना हुए हो। तो निम्नलिखित में से किसके पास संघ और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय लेन देन की लेखा परीक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है? बताओ बेटा सभी लोग, सब जानते हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, है ना। आर्टिकल तुम सबको मालूम है, आर्टिकल कौन सा बच्चों, आर्टिकल 148 से 151, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हेल्ड द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट, एज ऑन नवंबर 2024, नवंबर 2024 तक गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से पद पर थे, किसके पद पर थे? भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के सॉलिसिटर जनरल। ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक क्या है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू अभी तक हमारे 14th सीएजी थे। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि जो अब हमारे नए सीएजी हैं, न्यू सीएजी हैं, सभी लोग ध्यान से देखो, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, और जो भी टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे इधर पे, और एनटीपीसी वाले तो खासकर। तो न्यू सीएजी, अब उनके लिए करंट अफेयर हो चुका है। न्यू सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। वैसे तो मैं वहां पर भी बता चुका हूं पहले, पर मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि नाम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करके ही याद करना पड़ेगा। के संजय मूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया, 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। और एक और चीज बता दूं आप सभी को कि हिमाचल प्रदेश काडर के हैं, यानी जब ये आईएएस बने थे तो इनको हिमाचल प्रदेश मिला था सर्व करने के लिए। जो भी आईएएस अफसर बनता है उसको काडर मिलता है। काडर मतलब एक जगह दी जाती है, एक स्टेट दिया जाता है कि आपकी जिंदगी
सर्विस करते हुए यहां निकलेगी। ठीक है भाई, तो के संजय मूर्ति हमारे 15th सीएजी हैं, 15th सीएजी। और पहले सीएजी तुम सबको पता होने चाहिए, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। तो न्यू सीएजी ये कब अपॉइंट हुए बच्चों? 21 नवंबर को ही अपॉइंट हुए हैं, 21 नवंबर को ही अपॉइंट हुए हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाला था और उनके बाद अब आए हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ बेटा। जब मालूम है अब तो तुम्हें बेसिक चीजें मालूम है, बेसिक क्वेश्चन से देखो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज? बताओ भाई, कितने साल का टेन्योर है इनका सीएजी का? 6 ईयर्स का या 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, वो रिटायर हो जाएंगे। तो फिलहाल यहां पे एज तो दी नहीं, तो यहां पे टेन्योर दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है, तो 6 साल। क्या होगा बच्चों? 6 साल। तो 6 इयर्स की सर्विस, 6 इयर्स की सर्विस या 65 इयर्स की एज, तो जो भी पहले होगी, विच एवर इज अर्लियर, रिटायर हो जाएंगे। विच एवर इज अर्लियर, ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? बताओ भाई। केंद्र सरकार की बात हो रही, राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है। जल्दी बताओ भाई, केंद्र सरकार की रिपोर्ट सीएजी किसको बोलेंगे? भैया देख लो, ये रिपोर्ट है, देखो जी ये रिपोर्ट है। किसको बताएंगे ये चीज? भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा और राज्यसभा को, भारत के प्रधानमंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को। गड़बड़ मत करना, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम सब जानते हो कि सीएजी का काम क्या है? सीएजी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, ध्यान से देखो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं तुम्हें। सीएजी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, एक से ज्यादा है तो गवर्नमेंट्स। तो सीएजी का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जांच करना, स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स की जांच करना। ठीक है, ठीक है भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स की जांच करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जब जांच कर ली जाती है, जब भारत की संचित निधि की जांच कर ली जाती है, तो उसकी रिपोर्ट सीएजी सौंपते हैं केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है वो सौंपते हैं प्रेसिडेंट को। किसको सौंपते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट को। अब मुझे एक बात बताओ फिर, स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की रिपोर्ट है वो किसको जाती होगी? फिर अगर ये प्रेसिडेंट को जा रही है तो इसकी रिपोर्ट किसको जाती होगी? हर राज्य की रिपोर्ट सीएफएस की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की, राज्य की संचित निधि की किसको जाती होगी? राज्य के गवर्नर को। बिल्कुल, स्टेट में गवर्नर को। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये रिपोर्ट किसको जाएगी? गवर्नर को, राज्यपाल को। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पार्लियामेंट के सामने रख देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रख देंगे कि भाई देखो, भारत सरकार के पास इतना पैसा आया और इतना पैसा इन्होंने यहां खर्च किया। तो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि कोई घोटाला गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट के सामने रख दी जाती है रिपोर्ट। और फिर जो अपोजिशन वाले हैं, जो बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो देखते हैं अच्छा कहां से कितना आया, कहां से कितना गया,
ताकि कोई पॉइंट मिले, ताकि उसका मुद्दा बनाया जा सके। तो पार्लियामेंट के सामने रख दी जाती है रिपोर्ट। वहीं मुझे एक बात बताओ, गवर्नर उस रिपोर्ट को कहां रखेंगे? राज्य विधायिका के पास, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर में एक तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। 22 राज्यों में तुम सब जानते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ, बाकी 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। तो बेटा याद रखना, गवर्नर उस रिपोर्ट को रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। और स्टेट विधायिका, राज्य विधायिका या स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद, या इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके सामने रख देती है भैया रिपोर्ट को, गवर्नर साहब रख देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। और पार्लियामेंट के सामने रख दी जाती है रिपोर्ट, इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सामने रख दी, लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने रख दी जाती है। तो ये है भैया, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए कि भारत सरकार के पास या राज्य सरकार के पास कितना पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां को जा रहा है, ये सबको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सौंपते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। Which one of the following is correct regarding the removal of the Comptroller and Auditor General of India? मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ बेटा सभी लोग। सीएजी को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया तो जा सकता है, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर? ससुरा ये तो हम पढ़े ही नहीं, कैंसिल कर दो। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा सीएजी को हटाया जा सकता है। हाँ ये तो पढ़ा था यार, संसद के दोनों हाउसेस के द्वारा अगर प्रस्ताव पर साइन कर दिया जाए 2/3 बहुमत से, तब तो निकाला जा सकता है। ये तो पढ़ा था अभी हम लोगों ने। तो आंसर तो बी हो गया। बाकी नीचे क्या लिखा हुआ है? सीएजी को सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलती यहां पे, ना प्रधानमंत्री की चलती है। सीएजी को एक बार नियुक्त होने के बाद कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता। वाह जी वाह, बड़ा बकवास। क्यों नहीं हटाया जा सकता भाई? तो ये है भैया आंसर बी। क्लियर? आंसर है बी। नेक्स्ट, हु होल्ड्स द अथॉरिटी टू डिसाइड द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते तय करने का अधिकार किसके पास? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते, उनकी पेंशन तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, अगर पता है तो बताओ, वरना मैं बता देता हूं अभी तुरंत। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके सैलरी, उनके भत्ते यानी उनके अलाउंसेस, उनकी पेंशन कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय तो नहीं करता, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं करता, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं करते भारत के राष्ट्रपति। डीडी मत लगाओ, भारत की संसद डिसाइड करती है। भारत की संसद डिसाइड करती है कि सीएजी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना पेंशन, कितना इनको अलाउंसेस मिलने चाहिए। तो याद रखना सी, भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है सभी संवैधानिक पदों की सैलरी डिसाइड करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो अकाउंट्स को ऑडिट किया जा रहा है उसका मेन पर्पस क्या है? यहां तुम दो में कंफ्यूज हो सकते हो, पर सोचो, बेस्ट निकाल के लाओ कि क्या पर्पस है कि उनके अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है। क्या पर्पस हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं अजय, कोई बात नहीं। क्या उद्देश्य हो सकता है? प्राइमरी उद्देश्य क्या है? 2-3 में कंफ्यूजन हो सकते हो तुम, 2-3 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं 4 में से, पर फिर भी बेस्ट चुनो। बेस्ट है भैया बी। भाई इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? ताकि सरकार के खातों में कोई गड़बड़ी ना हो पैसे को लेकर। तो सरकारी खातों में वित्तीय धोखाधड़ी और गबन को रोकने के लिए यह किया जा रहा है। ठीक है भाई, और इससे ऑटोमेटिकली पारदर्शिता आ रही है,
ठीक है, तो ये है बी आंसर इसका। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन। ओहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ बेटा सभी लोग। प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। किसकी रिकमेंडेशन पे? ये भी बता ही दो अब। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? यूनियन कैबिनेट। बहुत बढ़िया बच्चों, यूनियन कैबिनेट, बहुत बढ़िया। चलो चलो, तो ये हो गया हमारा आज का कंटेंट, हमारा टॉपिक खत्म। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया हमने। पहले हमने छोटा सा टॉपिक था इसलिए टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया, फिर क्वेश्चन लगा दिए फटाफट। ठीक है, यही तुम्हारे PYQs थे, इससे ज्यादा कुछ आया नहीं है। और अगर एक्सपेक्टेड भी बनेगा तो वैसा ही बनेगा। तो जो लोग भी इसी तरह से सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं बच्चों, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह, तो आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और आराम से अपनी जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, PDF अपलोड करवाते हैं, भिजवाते हैं, और उसके बाद 1-2 दिन का पेशेंस रखो, सारी PDFs मिल जाएंगी। सिर्फ 1-2 दिन की बात है। ठीक है, एकदम से बंदे के पास 3-4 सब्जेक्ट्स का लोड आया है तो एक एक करके फोल्डर देख के, क्लास देख के, सीरियल देख के वो अपलोड करता है। ठीक है, चलो थैंक यू। मिलते हैं 5:30 मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, 5:30 5:30 पर। बिल्कुल, स्टैटिक जीके का 11-12 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। PDF सारी पता है उन्हें अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी 5:30 बजे।